तो सब बढ़िया मस्ती में कट रही होगी तुम्हारी ज़िंदगी, तो सब्सक्राइब मारो अपने चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सुस्वागतम, वेलकम टू क्लास 11th। अरे भैया काहे चले पे नमक छिड़क रहे हो? इतनी मुश्किल से तो क्लास 12th में आए हैं। अरे तो चलो क्लास 12th में वेलकम टू क्लास 12th। काहे गुस्सा हो रहे हो? पता है तुम 12th में आ गए हो। तो देखो इस बार बायोलॉजी में तुम्हें टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा कवर। लास्ट टाइम 22 थे, हमने 22 कौन से पूरे पढ़े थे? अरे वो तो अलग बात है, बट इस बार इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। अब देखो ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब इस यूनिट को पढ़ने के लिए इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। बच्चों ने बायो ली है, बहुत से बच्चों ने। ठीक है मुझे पता है तुम्हें तो डॉक्टर बनना है इसलिए लिया है, बट कुछ लोगों की बात है। ठीक है तो देखो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये वही चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर बच्चों की आंखें और कान खुले रहते हैं। तो चलो देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में। ये 2 शब्द इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिजम्स। देखो 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये तुम्हें पता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जैसे मेरे पास ये मार्कर था, मैंने एक मार्कर लिया, इन दोनों मार्कर्स को मैंने रिप्रोड्यूस कराया तो मेरे पास एक तीसरा मार्कर आ गया। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों मार्करों की स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है तो मुझे इन्हें आपस में रिप्रोड्यूस कराते रहना होगा। और एसेक्सुअल में एक ही मार्कर कैपेबल है इतने सारे मार्कर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। देखो ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात थी तुमको समझाने के लिए, असल में मार्कर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वरना तो अभी मार्कर्स की फैक्ट्री शुरू कर देता मैं। सिर्फ लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तुम्हें पता होगा। रिप्रोडक्शन एक जो है हमारे पास किसका क्राइटेरिया ऑफ लाइफ है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज़ देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अर्थात एक बच्चा है, क्यूट सा प्यारा सा उलू, और ये बड़े होकर जानवर बन चुका है। ये सेम स्टेज, ये मान लो इसकी बी स्टेज है, ये ए है और ये बी है। अच्छा ये बर्थ की स्टेज है, जब ये प्यारा सा एकदम क्यूट सा पैदा हुआ था, और ये डेथ की स्टेज है, मतलब ये मर चुका है जानवरों की तरह। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, अर्थात ये जो स्पेन है, पता है फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए डिस्टेंस शब्द यूज किया है। ये जो स्पेन है जो बर्थ से लेके इसके डेथ तक का, मतलब लाइफ स्पेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का, थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो गई, कोई बात नहीं। 1 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स के बीच में। अब तुम्हें भी पता है कि बर्थ से लेके डेथ तक का जो स्पेन है वो लाइफ स्पेन कहलाता है, मतलब कितना जिया है। बट एक शब्द है नेचुरल, ये और जोड़ना पड़ेगा तुमको। नेचुरल डेथ क्यों जोड़े हम, काहे हम अपने पेन बर्बाद करें? अच्छा समझाते हैं। देखो मान लो मैं एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा लेके आया हूँ, क्या डॉग। मैं पता है घर में ला नहीं सकते वरना मम्मी तुम्हारे सुझा देंगी, क्या सुझा देंगी वो तुम कमेंट करके बताओ। ठीक है ये बेकार सा क्यूट सा डॉग लेके आया हूँ मैं, है ना। बर्थ की मतलब बिल्कुल छोटा सा था तब लेके आया मैं, ये रहा वो। और 12 साल तक मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, खूब खिलाया पिलाया, एकदम जानवर बना दिया इसको। अब क्या हुआ, 12 साल की एज में घर से भाग गया और एक गाड़ी आई और उसे कुचल के चली गई। अब सेम चीज़ एक और डॉग के साथ हुई और ये मर गया, ये तो पता ही होगा ना, कुचल के चली गई और उसकी डेथ हो गई। अब सेम चीज़ एक 6 साल के डॉग के साथ हुई, 6 ईयर के, 5 साल या 6 साल, 5 साल ले लेते हैं चलो। एक और डॉग था 5 साल का, उसके ऊपर सेम चीज़ हुई, उसे 5 साल में गाड़ी को चल के चली गई। मतलब कोई कार या कोई बस जो भी मान लो तुम, वो उसको चली गई कुचल के, मतलब मर गया वो, उसकी भी डेथ हो गई। उसकी डेथ 5 साल में हुई, इसकी डेथ 12 साल में हुई। तो एक चीज़ बताओ, असल में तो डॉग की जो एज होती है वो 20 to 30 ईयर्स होती है। उसका जो ओरिजिनल लाइफ स्पैन होता है, मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो लाइफ स्पैन होता है वो तो 20 to 30 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे से डॉग से बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में 12 साल 5 साल जी पाया। तो इसलिए अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफाइन करना है तो हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना है या हमें कुछ बताना है उसके बारे में, तो हम नेचुरल डेथ यूज करेंगे। नेचुरल डेथ समझे। अब नेचुरल बर्थ क्यों नहीं होती भैया? बर्थ तुम कब से एबनॉर्मल कराने लगे, कितनी जल्दी करा लोगे तुम, है ना। तो वो अलग केस है। अब देखो एक चीज बताओ मुझे,
ये मेरे पास दो प्यारे से पैरट और एक क्रो है। ये पैरट है, सच्ची ड्राइंग तो मेरी है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। ओरिजिनल पिक्चर देख लो तुम, अगर इतनी दिक्कत है तो। ठीक है, समझ गए, इमेजिन कर लो दिमाग में। अच्छा एक चीज़ बताओ, इन दोनों का लाइफ स्पेन क्या सेम होगा? क्या ये दोनों सेम जिएंगे? मतलब मैं एक पैरट और एक क्रो लेके आ रहा हूं, तो ये नेचुरल डेथ तक क्या इक्वल जिएंगे? जी नहीं, बिल्कुल गलत। साइज दोनों का सेम है तो ये मैटर नहीं करता साइज कितना है। लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता साइज पे, लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता साइज पे। ध्यान से सुनो, लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता साइज पे। क्रो जो है वो तुम्हारा कितना जी लेगा? 15 साल जी लेगा, 15 साल जी लेगा। बताओ, ये इसका ओरिजिनल लाइफ स्पेन है। अरे इसका नाम कोरवस होता है अगर तुम बायोलॉजिकल नेम में देखो, और पैरट का पिसिटा सिफॉर्मिस होता है। ठीक है, पैरट पता है तुम्हें कितना जीता है? 140 साल, 140 ईयर्स। क्रो सिर्फ 15 ईयर्स जीता और पैरट 140 ईयर्स। मतलब तुम लेके आए तो तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी इसके साथ खेलेंगे। एक यार 30 ईयर्स मान रहा हूँ मैं, जब उनके ऑफ स्प्रिंग्स हो रहे हैं, प्रोजेनी हो रहे हैं, बर्थ हो, उनके बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो कितना डिफरेंस, और साइज कितना है, इक्वली तो है। क्रो इतना सा, पैरट भी इतना सा। तो समझ में आया तुमको कि जो लाइफ स्पेन होता है वो साइंस में डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उत्तम। अच्छा अब एक और देखते हैं, और देखते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन तो खत्म हो गया, इतना ही लिख के आना है, और तुम जो एनसीईआरटी में देख लेना, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा एक चीज़ बताओ, भगवत गीता में लिखा है, मैंने कब पढ़ी भगवत गीता? अरे देखो इधर, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मतलब हर इंसान की डेथ निश्चित है। कोई भी इंसान जी नहीं सकता, मतलब मरेगा, हर इंसान मरेगा, इंसान। ठीक है, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, मतलब वो मरेगा। लेकिन इसका कोई एक एक्सेप्शन भी है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हर इंसान मरेगा, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, या मैं बोल लूँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स, उनकी डेथ नहीं होती। अबे क्या बोल रहे हो आप? मतलब कैसे हो सकता है? अभी तो बोला आपने डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, और अभी बोल रहे हो आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो मर नहीं सकते। कैसे मान लें हम आपकी बात? चलो 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 चलो, मत मानो मेरी बात, मत मानो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। हर चीज़ का प्रूफ मांगो, प्रूफ मांगो, मांगो मांगो, तुम प्रूफ मांगो मुझसे, मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगा। मैंने एक अमीबा लिया, क्या लिया? अमीबा। एक अमीबा पड़ा हुआ है पानी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये अमीबा क्या करेगा? अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ये अमीबा है। ठीक है, अब ये अपने सेल को जो है वो बड़ा करेगा, मतलब दो हिस्सों में तोड़ेगा। मैं पूरी प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। और ये दो अमीबे बन गए। तो अब एक चीज़ बताओ, ये पहले नंबर वाला जो अमीबा था, जो छुपा हुआ बैठा है वहाँ पे, क्या वो मरा? उसने तो अपने आप को दो और तीन तीन अमीबा में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसकी डेथ तो नहीं हुई ना, उसकी नेचुरल डेथ तो नहीं हुई ना, वो मरा तो नहीं ना। अब वो बात अलग है कि मैं आया, मैं चल के आ रहा था, मैंने इस ऑर्गेनिज्म पे हाथ मारा, वो मर गया। देखा तुमने कितनी जल्दी मर गया वो। बट ऐसा तो नहीं हुआ है ना, वो वो दो में डिवाइड हो गया है, सिर्फ वो दो में डिवाइड हो गया है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेते हैं, उनकी डेथ नहीं होती। तुम खुद सोचो कैसे हो सकती है उनकी डेथ? समझ में आया तुमको? समझ में आया तुमको? मतलब वो अनंत काल तक जीते हैं। समझे? समझे, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन हर इंसान के दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में, हर बूढ़े के दिमाग में आता है जब ये चैप्टर पढ़ता है, प्लानेरिया क्या होगा? ये प्लानेरिया है तुम्हारे सामने। ये मैंने इसका छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है, टुकड़ा निकाला मैंने इसका। ये प्लानेरिया पूरा है और इसका एक टुकड़ा निकाल लिया मैंने। अब ये टुकड़ा जब बाहर निकलेगा तो ये अपने आप एक नया प्लानेरिया बन जाएगा, फिर इस टुकड़े से एक और प्लानेरिया बन जाएगा। तो क्या ये प्लानेरिया मर रहा है? इस प्लानेरिया की डेथ हो रही है? आपने तो बोला अभी हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। यार एक्सेप्शन हर जगह होते हैं,
एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होते एक्सेप्शन, हर जगह होते हैं एक्सेप्शन, समझे? तो ये दो एक्सेप्शन है प्लानेरिया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इनके अलावा हर ऑर्गेनिज्म की डेथ सर्टेन है। नेचुरल डेथ बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि मैं उस पर कुचल के चला गया, मैंने उसे कहीं एसिड में डाल दिया, वो बात अलग है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो तुम क्लास 6 से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? यार रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब कैसे बोल सकते हो आप ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है? यार इतना तो याद होगा तुमको, रिप्रोडक्शन किनके बीच में होता है? तो बायोलॉजिकल पीपल्स के बीच में होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वहीं पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो सिंगल बायोलॉजिकल इंसान के बीच में होता है। ये तो है नहीं कि अभी तो हम साइंटिस्ट इतने कैपेबल नहीं है ना कि हम आर्टिफिशियली किसी ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बायोलॉजिकली तो प्रोसेस है ना, ये बायोलॉजिकली ही तो प्रोसेस है ना। और इससे क्या होता है? गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, यंग वंस। आज से हमेशा के लिए शब्द का मतलब सीख लो, हमेशा याद रहेगा तुमको। यंग वंस का मतलब होता है, क्या होता है यंग वंस का मतलब? ऑफ स्प्रिंग्स। मैं सिनोनिम पे सिनोनिम इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। ऑफ स्प्रिंग्स को हम प्रोजेनी भी बोलते हैं, और तुम्हें मतलब नहीं बता रहा हूँ। ये दो ऑर्गेनिज्म थे, इनका मैंने आपस में रिप्रोडक्शन कराया, ठीक है। अब एक जो इनका बेबी हुआ, जिसका बर्थ हुआ, उसको हम यंग वंस बोलेंगे, उसको हम ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, उसको प्रोजेनी बोलेंगे। प्रोजेनी छुप चुका है पूरा, कोई बात नहीं, तुमको समझ में आ गया होगा क्या क्या बोल सकते हैं हम। यंग वंस बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बोल सकते हैं, प्रोजेनी बोल सकते हैं, है ना? समझ में आया तुमको? ये शब्द तुम आगे भी पढ़ोगे, बट अभी से बता दिया मैंने तुमको, जिससे तुम्हें आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो इस प्रोसेस लिख लोगे, इसकी प्रोसेस का मतलब डेफिनेशन तो लिख ही लोगे ना। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यंग वंस होते हैं, अब जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, प्रोजेनी होंगे उसके, उनकी एक कंडीशन है भाई, उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपस में मतलब ग्रो कर सके, मैच्योर हो सके, और फिर वापस से उस पूरी प्रोसेस को रिपीट कर सकें। मतलब वो भी रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हों। क्या हो? रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो मेरी जो स्पीशीज है उसको कंटिन्यू रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज तुमने पढ़ा होगा कुछ इनफर्टाइल लोग होते थे, जैसे तुम्हारा म्यूल होता था, डंकी प्लस हॉर्स होता था। अरे याद है ना? म्यूल, डंकी प्लस हॉर्स, मेल डंकी, ऐसा कुछ याद है? हाँ भाई, ये देखा तुमने म्यूल। तो डोंकी प्लस हॉर्स जो होता है वो इनफर्टाइल होता है। मतलब हमने इन दोनों को बना तो दिया, बट आप बाद में वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो ये कंडीशन है, वो ग्रो मैच्योर होके आपस मतलब बाद में रिप्रोड्यूस करने चाहिए। पूरी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो तुम। अब देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, हर बंदे को पता है। पहला होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल में दो पेरेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, बट अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर मैंने इसको इसी वीडियो में डिटेल में शुरू कर दिया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसको शॉर्ट में बना, तब दो एक एक वीडियो में करते जाएंगे कवर। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं ये समझने के पर्पज़ से, ठीक है। तो सब्सक्राइब मार लो अपने चैनल को, और हाँ शेयर कर देना। यहीं कहीं तुमको दिख रहा होगा ऊपर इसका नया एपिसोड, तो जाके उसको देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। एनसीईआरटी पढ़ते रहना, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते रहना, कोई डाउट तो कमेंट करना।